हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चंस लगभग आते हैं, तो इसको लास्ट तक आप देखना। इसमें मैं पहले टोटल प्रोबेबिलिटी को, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को पहले क्लियर कर चुका हूँ। उसी में से ही ये बेस थ्योरम का यूज है, उसी का यूज करके बेस थ्योरम आगे बनी है। तो बेस थ्योरम पर डिपेंड ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर करके क्वेश्चन इसमें से आता रहता है। तो ध्यान से देखिए इसको और लास्ट तक देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कह रखा है इसमें, एन अर्न कंटेन फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द urn. Moreover, two additional balls of the color drawn are put in the urn and then ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो देखिए रेड बॉल इसमें 5 हैं, ब्लैक बॉल 5 हैं। अब हमने सबसे पहले रेड बॉल ड्रॉ की, तो रेड बॉल ड्रॉ हुई, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/टोटल यानी कि 5/10 हो जाएगी, 1/2। लेकिन कहा गया था कि जिस कलर की बॉल निकलेगी उस टाइप की 2 बॉल हमें और उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो लिखा है मैंने इसमें 2 रेड बॉल आर एडेड टू द अर्न, मतलब 2 बॉल और उसमें डाल दी गई क्योंकि रेड कलर की निकली थी, तो रेड कलर की 2 और डाल दी गई। तो अब उसमें रेड बॉल कितनी हो गई, पहले 5 थी, अब ये 7 हो गई। पहले ये ब्लैक हमारी 5 हैं तो 5 ही हैं, लेकिन टोटल हमारे पास में इसमें 12 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, अब सेकंड टाइम में हम जो निकालते हैं रेड बॉल, क्योंकि सेकंड टाइम में हमें रेड बॉल चाहिए चाहिए। फर्स्ट टाइम में चाहे ब्लैक आए चाहे रेड आए, तो पहला केस यहाँ पे रेड बॉल का हो गया और सेकंड टाइम में रेड बॉल निकाली नहीं, तो 7/12 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए, अब ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट फर्स्ट अटेम्प्ट, तो पहले सबसे पहले मान लीजिए ब्लैक बॉल आ जाती है, तो ड्राइंग ऑफ ब्लैक बॉल 5/10, क्योंकि 5 ब्लैक बॉल थी टोटल, स्टार्टिंग में 5 थी तो टोटल 10 थी, तो 5/10 यानी 1/2 हो जाएगी। अब क्योंकि हमारी ब्लैक आई है तो ब्लैक कलर की 2 रेड बॉल हमें उसमें फिर से ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इसमें हमें सेकेंड टाइम में तो रेड बॉल ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट, तो हमने देखा रेड बॉल, क्योंकि हमने उसमें क्या किया है सेकेंड केस में कि 2 ब्लैक बॉल ऐड किए हैं, तो 2 ब्लैक बॉल ऐड करने से ब्लैक बॉल की क्वांटिटी तो बढ़ गई, 7 हो गई, लेकिन रेड बॉल हमारी 5 ही नहीं। तो अब रेड बॉल निकालेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में, तो 5/टोटल 5/7 12 हो जाएगी, तो 5/12 हो गया। तो सेकेंड बॉल आने के केस हमारे पास में 2 हो गए, सेकेंड रेड बॉल आने के। फर्स्ट केस में रेड और ब्लैक कोई सी भी हो सकती है, लेकिन सेकेंड केस में रेड ही होनी चाहिए। तो पहला केस क्या था, फर्स्ट रेड सेकेंड रेड। दूसरा केस क्या हो गया कि फर्स्ट ब्लैक और सेकेंड रेड। तो हमने यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी से देखा क्या हो गया कि हमें रेड बॉल चाहिए थी सेकेंड केस में, तो देखिए हमने दोनों केस को प्लस कर दिया है, दोनों केस को प्लस करके हमारा आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये है बेस थ्योरम से रिलेटेड है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contain 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। सबसे पहले इसमें इवेंट क्या रही कि हमें बैग को सेलेक्ट करना है एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन। उसके बाद बैग से हमें बैग से क्या करना है, बॉल ड्रॉ करनी है, द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, लेकिन बॉल भी रेड होनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसमें केस लगा दिया ये कि जो बॉल ड्रॉ हो रही है वो फर्स्ट बैग से हो रही है। अगर ये नहीं कहा होता कि फर्स्ट बैग से हो रही है, अगर इतना ही कहा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारे फर्स्ट बैग में भी है और रेड बॉल हमारे सेकंड बैग में भी है, तो दोनों बैग में से रेड बॉल आने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर हमें फर्स्ट बैग का ये नहीं कहा होता कि फर्स्ट बैग से चाहिए सेकंड बैग से चाहिए, तो इस कंडीशन में ये टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाती है। लेकिन मैंने कहा अभी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमने
हमें बेस थ्योरम मिलती है, तो बेस थ्योरम में क्या है, इवेंट को बता दिया जाता है कि किस इवेंट में आपको ए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमें ये कह दिया गया कि फर्स्ट बैग से हमें रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल तो दोनों में थी लेकिन हमें फर्स्ट बैग से ही चाहिए, तो टोटल में तो दोनों बैग ही काउंट होंगे। लेकिन हमें जब हम फेवरेबल आउटकम्स जिसको हम बोलते थे, उस केस में हमारा ये फर्स्ट बैग हो गया। तो हमने इवेंट ई1 को कहा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, ई2 का इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द सेकंड बैग, लेकिन ए क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। स्टूडेंट ध्यान से समझना। अब देखिए इवेंट्स को मैंने यहाँ शो कर दिया है, बैग फर्स्ट जिसमें 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल हैं, यहाँ पे बैग सेकंड को शो कर दिया, 2 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो PE1 क्योंकि 2 बैग हैं, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/2 एंड 1/2 हो जाएगी। PE1 1/2, PE2 1/2, बैग 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2, चाहे वो इसकी भी हो सकती है इसकी भी हो सकती है, तो 1/2 लेकिन इस बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितनी है 4, गिवन क्या हो गया ये वाला बैग, इस बॉल से इस बैग से क्या निकालना है रेड बॉल, तो इवन यानी कि ये गिवन वाला केस हो गया, ए इसमें से निकालनी है रेड बॉल, तो 4/8, 4/8। अब हमने E2 हो गया गिवन, मतलब सेकंड बैग से निकालनी है हमें रेड बॉल, तो सेकंड बैग में 2 रेड बॉल हैं, टोटल है 8, 2/8। तो इस तरह से अब हमने देखा कि यहाँ पे हम बेस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। बेस थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी में बैग का जिक्र नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बेस थ्योरम होने की वजह से, यहाँ पे बैग का जिक्र होने की वजह से, बैग को सेलेक्ट करने की वजह से कि किस बैग से हमें रेड बॉल चाहिए, बेस थ्योरम का इसलिए यूज हुआ है। तो देखिए ये PE1 PA/E1 प्लस PE2 प्लस PA/E2, अगर इसने ये नहीं कहा होता क्वेश्चन में कि किस बैग से रेड बॉल चाहिए, तो हमें केवल इतना ही पोर्शन निकालना पड़ता, लेकिन हमें कह दिया है कि फर्स्ट बैग से चाहिए, तो ये फर्स्ट बैग का मतलब E1 वाली इवेंट यानी कि ये E1, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स हमने ऊपर रखा न्यूमरेटर में अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल यानी कि फर्स्ट बैग का केस और सेकंड बैग का केस, दोनों को हमने डिवाइड में रख लिया। तो इस तरह से हमने देखिए बेस थ्योरम लगा दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी हमने, PE1 1/2 जो हमने ऊपर ही बताई थी, अब A/E1 ये 4 ब्लैक थी, टोटल 8 थी, 1/2 4/8 और ये टोटल हमारा नीचे आ गया। सॉल्व करने पर हमारा इस तरह से आंसर 2/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आंसरिंग ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट a student knows the answer or guess the answer, let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guess the answer, he guesses मतलब assuming that a student who guesses the answer will be the correct will be with probability 1/4। तो ये जो गैस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी आंसर उसका करेक्ट निकलता है 1/4 है। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हु नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, केस लगा दिया कि वो अगर वो नोज द आंसर मतलब जानता है, उस केस में करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इस पर केस यहाँ पे 2 हैं, एक तो नोज द आंसर और गेस द आंसर, तो इवेंट्स तो हो गई नोज द आंसर गेस द आंसर, लेकिन हमारा ए क्या है, आंसर करेक्ट होना चाहिए, चाहे उसने गेस किया चाहे वो जानता हो। तो ए हमारा क्या है, इन दोनों इवेंट से रिलेटेड हमारा इवेंट है। तो ए मैंने कहा था, ए जिसको मानते हैं एक ऐसा इवेंट होता है जो सारी इवेंट से रिलेटेड होता है, ठीक। और E1 E2 हमारी क्या है, सैंपल स्पेस से रिलेटेड होती है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ मेंशन कर दिया है हमने कि इवेंट E1 क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 क्या है, स्टूडेंट गेस द आंसर। तो यहाँ लिख दिया सेपरेट करके हमने कि ही नोज द आंसर, PE1 3/4 क्या रखा है, वो जानता है, तो 3/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, ये लिखा हुआ है 3/4 with the probability that the student knows the answer, ये लिख दिया। 1/4 the student guess the answer, 1/4 be the probability that he guesses,
गैस करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया। लेकिन जो जानता है अगर जिसको आंसर को, तो वो गलत क्यों देगा? इसका मतलब अगर कोई जानता है तो 100% ही वो आंसर सही देगा। तो उसकी ऐसे केस में पी ए का मतलब आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, किस केस में कि वो जानता है आंसर सही, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि वो आंसर गलत नहीं दे सकता। और यहाँ पे E2 गैस द आंसर। अब इसमें तो एक बात हो जाती है कि उसको करेक्ट ही नहीं पता होगा और केवल गैस ही तो कर रहा है। तो ऐसी केस में हमने देखिए लिखा हुआ है, आंसर गिवन है यहाँ पे, द स्टूडेंट हु गैस द आंसर विल बी करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। कि गैस करने पर सही उसका आंसर निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गैस करने के केस में आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। बेस थ्योरम हमने यूज की। तो पी ई वन बाई ए पूछा गया है, क्यों कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर वाला केस, मतलब ई वन वाला केस। तो ई वन वाला केस क्या फाइंड करना है, क्या रखा है, वो जो है उसका आंसर करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड गिवन द आंसर इज करेक्ट। अब हमने देखे ई वन मतलब नोज द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट, हम जो निकाल रहे हैं तो फेवरेबल इवेंट हमारी ऊपर आ गई। कौन सी वाली इवेंट? नोज द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट इन केस ही नोज द आंसर। तो देखिए फेवरेबल, लेकिन टोटल दोनों का नीचे आएगा, चाहे वो जानता हो या उसने गैस किया हो। तो जानता है, जानने के केस में करेक्ट होना, अगर गैस किया है तो गैस करने के केस में करेक्ट होना, ये दोनों टोटल हमारा नीचे आ गया और हमारा फेवरेबल ऊपर आ गया। मतलब हमें चाहिए था नोज आंसर वाला केस। तो ये हमने 3/4 लगा दिया। पी ई वन जो जान मतलब कि नोज द आंसर, और उस केस में आंसर करेक्ट होना, यही सेम यहाँ पे आ गया इसका। और गैस द आंसर 1/4, उस केस में आंसर करेक्ट होना, 1/4 सॉल्व किया, हमारा 12/13 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। मतलब ये हुआ कि अगर उसको डिसीज है इफेक्टिव तो वो 99% सही निकलता है रिजल्ट। हाउएवर टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। ऐसा भी हो जाता है कि हेल्दी पर्सन है लेकिन रिजल्ट फिर भी शो कर रहा है पॉजिटिव। तो 0.5% मतलब इसकी परसेंटेज दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, ठीक है। अब इफ अ फैमिली पर्सन इज टेस्टेड, फैमिली पर्सन टेस्ट हुआ, देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05, ये यहाँ 0.5% को 0.005 कह दिया है। तो द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिसीज। इफ 0.1% द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज। मतलब क्या कह दिया है कि एक्चुअली 0.1% जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में डिसीज है। तो एक्चुअल में पॉपुलेशन 0.1% ऐसी पॉपुलेशन जिनको एक्चुअल में डिसीज है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनमें एक्चुअल में डिसीज नहीं है, उसको 1 में से माइनस कर लेंगे। अब क्या कहें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिसीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। देखिए अब ये क्या कह दिया, डिसीज है लेकिन टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव है। अब सुनो, हमने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन E1 अ पर्सन हैज डिसीज, और दूसरा कहा है पर्सन हैज नो डिसीज। तो दो केस मैंने अलग अलग बना दिए। अ पर्सन हैज डिसीज, अ पर्सन हैज नो डिसीज। तो अभी डिसीज का केस बताया था 0.1%। इतनी पॉपुलेशन 0.1% ऐसी पॉपुलेशन जिनको डिसीज है। परसेंट को हमने इसमें देखिए फ्रैक्शन में चेंज करके डेसिमल नंबर निकाल ली 0.001। तो अगर 0.001 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको ऐसे पर्सन है जिनको डिसीज है, तो कितने लोगों को डिसीज नहीं होगी, उनमें से माइनस कर दो। तो ये हमने E1 E2 मान करके इसको 1 में से माइनस कर दिया, 0.999 आ गया। लेकिन क्या कहा गया है, इवेंट ए
हमने कहा था दोनों इवेंट से रिलेटेड ए होती है, मानते हैं हम यहाँ पे एक इवेंट होती है। तो द ब्लड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब ब्लड टेस्ट रिजल्ट इसका भी पॉजिटिव आता है, इसका भी पॉजिटिव आता है, लेकिन जो हेल्दी पर्सन उसका तो फॉल्स माना जाएगा, जो जिसको डिसीज है उसका तो ट्रू माना जाएगा। तो इसमें हमें क्या है कि ये ब्लड टेस्ट तो दोनों ने ही कराया, मतलब और दोनों के पॉजिटिव आने का केस है। देखिए जरा इसका, ये क्योंकि डिसीज है और ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, तो हमने ऊपर ही बता दिया था कि 99% इफेक्टिव है। अगर उसको डिसीज है तो 99% तो सही आते ही आता है। तो 99% का मतलब 0.99। लेकिन नो डिसीज मतलब हेल्दी पर्सन है, फिर भी 0.5% उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ ही जाते हैं। तो 0.5% को हमने ये चेंज कर लिया 0.005 ये दे दिया है, ब्रैकेट में भी दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 0.005। अब बेस थ्योरम हमने यूज की क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था, क्या क्या रखा था, देखिए E1 बाई ए निकालना है। क्या है E1 बाई ए? पर्सन हैज डिसीज, डिसीज तो है ही है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, ये केस हमें फाइंड करना है। फेवरेबल क्या हो गया, डिसीज है रिजल्ट भी पॉजिटिव है, तो डिसीज है रिजल्ट पॉजिटिव आया है किस केस में, जो डिसीज है। दूसरा केस हेल्दी पर्सन और उस केस में रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वो वाला केस। तो मतलब ये नीचे वाला तो हो गया टोटल केस हो गया। तो ये तो बात आ गई ये वाले, ये अगर टोटल कहता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो रिजल्ट पॉजिटिव तो दोनों केस में आ रहा है, तो दोनों केस को प्लस करके हमें बताना होता। अगर ये इसने ये नहीं कहा होता कि हमें कौन सा केस चाहिए, कौन सा केस चाहिए, डिसीज है या डिसीज नहीं है, रिजल्ट पॉजिटिव तो दोनों में ही है, तो हमें यहाँ पर आ गया एक्चुअली हैज़ डिसीज। तो ये एक्चुअली हैज़ डिसीज का बहुत फेवरेबल ऊपर और अपन टोटल नीचे आ गया हमारा। तो इस तरह से हमने जब सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर आया 990/5985 मीन्स 22/133। इसका ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एन insured company insured 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of an accident are 0.001 and 0.03 and 0.15 respectively. अब देखिए वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब इसमें हमने देखा कि कह रखा है कि स्कूटर ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, इतने इतने दे रखे हैं 2000 4000 6000। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ये ट्रक ड्राइवर लिख दिए, सबको प्लस कर दिया, 12,000 ड्राइवर्स हैं। तो E1 और E2 और E3 कह दिया। E1 के लिए हमने कहा स्कूटर ड्राइवर, E2 को कहा कार ड्राइवर, E3 को कहा ट्रक ड्राइवर। ये हमने इसकी इवेंट्स को अलग अलग शो कर दिया। तो यहाँ लिख दिया हमने PE1 स्कूटर ड्राइवर के लिए, PE2 कार ड्राइवर के लिए, PE3 ट्रक ड्राइवर के लिए। ये 2000 थे, 2000 अपन टोटल, 4000 अपन टोटल, 6000 अपन टोटल। और ए कहा गया एक्सीडेंट होने की इवेंट ए। तो एक्सीडेंट का केस इनसे भी है, एक्सीडेंट का केस इनसे भी है, एक्सीडेंट का केस इनसे भी है। तो ए का मतलब क्या है, ऐसी इवेंट जो सभी से रिलेटेड हो। तो PA/E1 मतलब यानी कि स्कूटर ड्राइवर हो लेकिन एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 दे रखी है 0.1। ट्रक कार ड्राइवर हो लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 दे रखी है। ट्रक ड्राइवर की दे रखी है 0.15। तो हमें स्कूटर वाला केस सेलेक्ट किया है क्वेश्चन के अंदर। PE1/A यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट। तो ये फेवरेबल ऊपर आ गया स्कूटर ड्राइवर का, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी और उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल, चाहे स्कूटर ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो।
तो वैल्यू लगाई हमने, वैल्यू लगा करके हमारा आंसर, तो वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने से हमारा देखिए ये आंसर हमने सॉल्व किया, दिस फेवरेबल हो गया अपन टोटल, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की उससे ये टोटल आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो 1/52 इसका आंसर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, एक पत्ता पूरे में से पैक में से खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और 2 पत्ते खींचे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, डायमंड दोनों के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो अब केस लगा दिया कि डायमंड का पत्ता खोया हुआ हो, उस केस में 2 पत्ते ड्रॉ किए गए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने यहाँ पे इवन को कह दिया, इवेंट ऐसी है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड का पत्ता खोया है, तो उसकी इवेंट को हमने इवन कह दिया। और डायमंड का पत्ता नहीं खोया है, उसकी इवेंट को हमने E2 कह दिया। यहाँ लिख दिया लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड के पत्ते कितने होते हैं, कार्ड्स कितने होते हैं 13, डायमंड के 13 होते हैं, 13 टोटल, भी इवन हो गया। दो डायमंड का नहीं हो तो डायमंड की नॉन डायमंड के कितने हो जाएंगे, 13 आने जाएंगे, 59, 52 में से 13 माइनस कर दो, तो अच्छा 39 टोटल 52। अब ए क्या है, इवेंट, इवेंट है दैट द कार्ड इज लॉस्ट। अब देखिए ये इवेंट ऐसी है जो E1 से और E2 दोनों से रिलेटेड है। कैसे, कार्ड तो लॉस हुआ है, अब चाहे वो डायमंड का हो या नॉन डायमंड का हो। देखिए ए बाई इवन का मतलब, ए बाई इवन का मतलब यानी कि कार्ड डायमंड का लॉस हुआ हो, तो उस केस में 2 पत्ते ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने देखा डायमंड का खोया है, तो डायमंड के तो 13 होते हैं, उसमें 13 होते हैं, 13 एक खो गया, लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब 12/52 होना चाहिए था, 51 हो गया क्योंकि 1 कार्ड इज लॉस्ट। अब फिर यहाँ पे 12 में से 1, क्योंकि एक के बाद दूसरा ड्रॉ करना है, तो ये 12 तो रह गए डायमंड वाले और टोटल रह गए 51। इसी तरह से ये रह गए 11 और यहाँ रह गए 50। ए बाई ई टू का मतलब यानी कि वो डायमंड का कार्ड ना हो, तो उस केस में जो कार्ड खोया है वो डायमंड का नहीं है, डायमंड का नहीं है, तो उसके डायमंड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी केस हो गया 13, लेकिन टोटल में से 51, क्योंकि टोटल तो उसमें से एक कम हो गया। अब हमने देखा कि जब ये 13 थे, टोटल 51, तो फिर अगर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट में 13 थे, एक ड्रॉप हो गया, तो 12/50 और ये 13/51। देखिए अभी नेक्स्ट बाई बेस थ्योरम, P E1/A देखिए P that the lost card is diamond if the drawn 2 cards are found to be both diamond। यहाँ देखिए ये केस हमारा E1 वाला बोल दिया, तो P अपॉन टोटल दोनों केस वाला, चाहे वो डायमंड का खोया हो या नॉन डायमंड हो, तो इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी हमने यूज़ की, और प्रोबेबिलिटी यूज़ करके हमने ये देखा कि हमारा आंसर आया 11/50, इसका आंसर हो गया 33/150, और यहाँ से 11/50 इसका आंसर हो गया। थैंक यू। इसको कंप्लीट मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद में बेस थ्योरम अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। इसको पूरा ही वीडियो देखा करो, तभी ऐसी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, पहले मैं थ्योरम समझाई थी, उसके बाद में मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो पूरे एग्जांपल्स तक देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। थैंक यू। और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।